नमस्कार। आपको क्लास 10th या 12th में सीबीएसई में यदि किसी स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो उसकी प्रोसेस के बारे में बताते हैं। देखिए, सीबीएसई कहती है कि कोई भी विद्यार्थी है वो यदि जिस स्कूल से 9th करता है उसी से 10th करे और जिस स्कूल से 11th करता है उसी से 12th को पास करे। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में भी स्कूल चेंज कर सकता है। उसको डायरेक्ट एडमिशन केस कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मल एडमिशन की तरह 10वीं और 12वीं में एडमिशन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सीबीएसई से परमिशन लेनी होती है, लेकिन इसमें कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे अप्रैल मई का महीना है और इसमें विद्यार्थी जो नॉर्मल एडमिशन होते हैं उसी दौरान पेरेंट्स या विद्यार्थी आपके विद्यालय में पहुंचता है, जी मुझे 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है या +2 क्लास में एडमिशन लेना है, और हम उसका नॉर्मल एडमिशन नहीं करेंगे या पहले तो उनको बताएंगे भी सीबीएसई का नियम ये कहता है कि आप उसी विद्यालय से अपनी जो मैट्रिक है या +2 क्लास उसको प्रोसीड करें। लेकिन फिर भी पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो हम विशेष जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। उसके पीछे नंबर 1 क्या है कि जेन्युइन कारण होना चाहिए। वो जो कारण है वो सीबीएसई ने पहले से ही डिसाइड किए हैं कि उन 7-8 कारणों में से ही एक कारण हो तो विद्यार्थी जो वो स्कूल चेंज कर सकता है। तो मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी और क्या इसमें प्रोसेस रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले जब विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में आपके विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो नंबर 1 जो जैसे हमारे हरियाणा है तो इसमें एमआईएस के थ्रू हम एडमिशन करते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। तो ये तो हो गया स्कूल टू स्कूल, ठीक है। लेकिन जो सीबीएस तो इसमें हमें ऑनलाइन जो एमआईएस जनरेटेड टीसी है या एसएलसी है वो स्वीकार हो जाएगी। लेकिन जो सीबीएसई है वो कहती है कि जो एमआईएस से जनरेटेड एसएलसी है या टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो सीबीएसई स्वीकार नहीं करेगी। उसके लिए हमें मैनुअल जो परफॉर्मा होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, वो पिछले स्कूल से स्टूडेंट बनवा के लाएगा और उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर क्लियरली मेंशन हो कि स्टूडेंट की टोटल अटेंडेंस कितनी है, ऑब्लिक में टोटल अटेंडेंस कितनी थी उस वर्ष की, और ये होगा पिछली क्लास का, ठीक है। तो और वो अटेंडेंस 75% से ऊपर होनी चाहिए। तो टीसी पर ये क्लियरली मेंशन हो। यदि स्टूडेंट दूसरे यदि स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट से आता है तो उसमें उस टीसी पर काउंटर सिग्नेचर की भी ज़रूरत होगी। अब मान लो स्टूडेंट दिल्ली से या चंडीगढ़ से आता है तो आप पेरेंट्स को बताएंगे कि जब आप एसएलसी लेके आए तो एसएलसी पर मैनुअल परफॉर्मा पर हो, उस पर अटेंडेंस मेंशन हो और वो प्रिंसिपल सर की स्टैंप और सिग्नेचर उस पर क्लियरली दिखाई दे, और पिछले स्कूल से ही वो स्टूडेंट या पेरेंट्स पता कर ले कि उनका जो काउंटर सिग्नेचर अथॉरिटी है वो कहाँ पर है। जैसे अपने हरियाणा में तो डीओ जो होते हैं वो काउंटर सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसे ही दिल्ली और चंडीगढ़ से या किसी और मान लो अदर स्टेट से आता है तो वो उस स्कूल से पता करेगा कि जी मुझे इस पे काउंटर सिग्नेचर भी चाहिए क्योंकि सीबीएसई काउंटर सिग्नेचर मांगेगी। तो ये तो हो गया पहला एसेंशियल डॉक्यूमेंट, एसएलसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कैन होके वहाँ पर जाएगा। अब स्कैनिंग की प्रोसेस में बाद में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। दूसरी चीज़ क्या चाहिए कि जो मान लो 10वीं में विद्यार्थी आ रहा है या +2 में आ रहा है तो पिछली क्लास यानी 9th या 11th में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस रजिस्ट्रेशन की जो उसका फोटो कॉपी है वो, यानी जब एलओसी भरी गई थी उसकी 9th या 11th में तो उस पेज का जिस पर उस विद्यार्थी का डिटेल है उस पर वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसका प्रिंट निकल के उस पर प्रीवियस स्कूल का प्रिंसिपल स्टैंप और सिग्नेचर करके देंगे, ठीक है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए।
तीसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिएगा, वो है रिपोर्ट कार्ड, यानी पिछले क्लास यानी 9th क्लास या 12th के केस में 11th क्लास, उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए। उस पर क्लियरली मेंशन क्या होगा, बाकी की सारी डिटेल तो होंगी स्टूडेंट की और उसके अंकों की। तो इस पे क्या होता है, कई बार जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो मेंशन कर देते हैं कि, या बहुत सारे स्कूल मेंशन कर देते हैं कि प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास या प्रमोटेड टू 10th क्लास या प्रमोटेड टू 12th क्लास। तो सीबीएसई यहाँ पर कहती है कि ये नहीं चलेगा, वहाँ पर क्लियरली मेंशन हो पास्ड या क्वालिफाइड। तो यदि कोई विद्यार्थी ऐसा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है तो उसको पेरेंट्स को या स्टूडेंट को बोलिए कि आप अपने पिछले स्कूल में जाएं और उस पर मैनुअली लिखवा के लाएं, या तो वो मैनुअली लिखें या वो नए सिरे से कंप्यूटराइज जो भी रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो बना के दें जिस पर क्लियरली लिखा हो कि वो क्लास उसकी पास है। और कोई भी सब्जेक्ट में 33% नंबर कंपलसरी है, उससे ऊपर ऊपर ही नंबर होने चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट में यदि विद्यार्थी फेल है तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट और क्या चाहिए, वो चाहिए कोच कारण कैटेगरी कि किस कैटेगरी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे। अब देखिए सीबीएसई ने 8 कैटेगरीज में बताई है, जिसमें से नंबर 1 कैटेगरी है ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स। सपोज करिए कि किसी पेरेंट्स का पोस्टिंग जो है पहले किसी और स्टेट में थी या और डिस्ट्रिक्ट में थी, अब उसका ट्रांसफ़र किसी और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हो गया है। तो इस केस में उसका जेन्युइन केस बनता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ दूसरा स्कूल ट्रांसफ़र होंगे। तो उस केस में 1000 रुपये फीस है। बाकी के जो 7 केस बच गए उन केसेज में 5000 रुपये फीस सीबीएसई लेती है परमिशन ग्रांट करने की, यानी इसको आप कह सकते हैं कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में परमिशन की। अब उन 7 केसेज में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ फैमिली, शिफ्टिंग ऑफ हॉस्टल, इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ फैमिली, यानी पहले परिवार कहीं और रहता था अब वो कहीं और रह रहा है। इसी प्रकार से लॉन्ग डिस्टेंस, इसके साथ साथ एक कारण हो सकता है विद्यार्थी का उस क्लास में फेल होना, यानी 12th में या 10th में फेल हो गया, अब वो रिपीट एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्टली उसका एडमिशन नहीं होगा, सीबीएसई परमिशन देगी तो एडमिशन होगा। या बच्चा जो है कंपार्टमेंट आ गया था, अब उसका कंपार्टमेंट नहीं टूटा और अब वो दोबारा से +2 में एडमिशन लेना चाहता है इस केस में, तो उस केस में क्या चाहिएगा उसका, उस केस में 1-2 डॉक्यूमेंट्स उसके चाहिएंगे, पिछले साल का उसका जो एडमिट कार्ड था या उसकी जो डीएमसी थी वो भी इसमें स्कैन होके लगेगी। इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो ये कैटेगरी होगी 7 जो बाकी की है। इसमें जो बाकी की कैटेगरीज है उनका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पूरा एसओपी पढ़ लेंगे। और क्या चाहिएगा इसमें, पेरेंट्स जो हैं वो एक प्लेन पेपर पर रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल में कि हम अपने विद्यार्थी का एडमिशन आपके विद्यालय में कराना चाहते हैं और इस कारण से कराना चाहते हैं। ये नॉर्मल पेज पे जाएगा, ये भी एप्लीकेशन स्कैन होके सीबीएसई को जाएगी। इसके साथ साथ जब आपके विद्यालय में विद्यार्थी आया और उसने एडमिशन लिया तो जो एडमिशन फार्म है वो भी कंप्लीट हो और वो भी सीबीएसई में जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 5000 रुपये जो फीस है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। पहले केस में 1000 थी यदि पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है उस केस में, बाकी के सारे केसेज में 5000 रुपये सीबीएसई लेता है। अब बात आती है कि मान लेते हैं कि आप, तो इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के दौरान चाहिए, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या पिछली क्लास की डीएमसी 10वीं या 11वीं जो भी आपकी होगी, या आधार कार्ड है, फैमिली आईडी, वो आपके स्कूल के जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो रहेंगे स्कूल के लिए। सीबीएसई में यही मेन डॉक्यूमेंट जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जाएंगे कैसे। अब मान लेते हैं कि आपके 10वीं क्लास में मान लेते हैं कि 4 केस हो गए कि 4 बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया 10वीं क्लास में। ऐसे ही मान लो +2 क्लास में भी 4 या 5 विद्यार्थी या 10 या 12 जो भी विद्यार्थी है उन्होंने एडमिशन लिया है। अब सबके केसेज अलग अलग हो सकते हैं। तो नंबर 1, स्कूल की तरफ से एक कवरिंग लेटर बनेगा। सबसे पहले वो स्कैन होगा, स्कूल के लेटर हेड पे कवरिंग लेटर देंगे कि ये है कि हमारे इतने विद्यार्थी इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। 10वीं है उसका कवरिंग लेटर अलग, +2 का है उसका अलग, ठीक है। दूसरा एक पर फार्म होगा जो भरा जाएगा,
उसका परफॉर्मा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक उसका, तो आप वो देख लेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, वो कंप्लीट भरा जाएगा। उसमें कंप्लीट स्कूल की डिटेल आएगी, कितने सेक्शन है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास बच्चे बैठाने की जगह है, यदि है तो सीबीएसई परमिशन देगी। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। तो अब हर स्टूडेंट का सीक्वेंस वाइज उसका एक जो एप्लीकेशन है, वो जो एडमिशन लेना चाहता था, फिर उसका टीसी, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड, फिर उसका जो है पिछले साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा उसका कोज मीन्स कारण, वो कारण भी पेरेंट्स एफिडेविट पे देगा, जस्टिफिकेशन देगा कि भाई मेरा पिछला स्कूल दूर था, मेरा ये स्कूल मेरा नज़दीक है, मैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो किलोमीटर में। वो जो आपको मैं एसओपी दूंगा उसमें ये सारी डिटेल कंप्लीटली है, आप वहाँ से इसको और डिटेल देख सकते हैं। तो ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी और सारे इसके डॉक्यूमेंट स्कैन होके एक एक पीडीएफ फाइल में ही वो जाएंगे। सीबीएसई केवल एक बार में ही एक ही पीडीएफ फाइल लेगा और उसकी भी लिमिट है, शायद वो 20 MB समथिंग कुछ ऐसा है कि हम। तो ये सारी प्रोसेस आप पूरी करेंगे और एक ही बार में आप केस भेजेंगे। अब आपको बता देता हूँ कि आप केस कब भेजें। आप अप्रैल, मई, जून इसमें जितने भी एडमिशन आते हैं उनको आप ले लीजिए। कोशिश करिए कि जेन्युइन कारण हो तो आप, क्योंकि इसमें प्रोसेस काफ़ी लंबी है और सारे के सारे केस, मान लो 10वीं के 4 केस थे तो चारों एक ही फाइल में स्कैन होंगे। ठीक है, और वो स्कूल की ऑफिशियल मेल से हमने जो हमारा रिस्पेक्टिव जो आरओ होगा, जो हमारा स्कूल का आरओ है, उसको भेजने होते हैं और इसको हम हरकारा के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट के रूप में भेज पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने वो स्कैन करके वहाँ पर उसको सीबीएसई को भेजने होते हैं। ठीक है, तो यदि अब समस्या कहाँ आएगी, बाई चांस अगर किसी में भी कोई भी एक भी गलती है तो सारा केस सीबीएसई वापस भेज देती है कि इसको आप दोबारा से चेक करें, इसमें मिस्टेक है। ये भी नहीं बताती कि मिस्टेक कहाँ पर है। तो हमने हर डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, तब हम इसको भेजते हैं। और ये कई बार समस्या क्या आएगी कि उधर से सितंबर, अच्छा भेजेंगे कब, तो आप इसको नॉर्मली भेजिए जुलाई के 3rd वीक में। नॉर्मली जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि जुलाई के 2nd या 3rd वीक में आप इन केसेस को भेजें। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी केस जो आपका 10वीं या 12वीं का एडमिशन का वो छूटे ना, डायरेक्ट एडमिशन का, और कोई उसके बाद इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई कहती है कि हम एक बार में ही जितने भी आपके केस होंगे उनका वन टाइम में ही जो है परमिशन ग्रांट करेंगे। इसके साथ साथ ये जितने भी केस होंगे उनकी हमने एक एक्सेल फाइल भी बनानी होगी। ये स्टूडेंट था, ये नेम है, ये इसके सब्जेक्ट है, ये सारी डिटेल उसकी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो एक्सेल सीट भी उसके साथ हमने अटैच करनी पड़ती है। उसी एक्सेल सीट पे फिर बाद में वो परमिशन ग्रांट करके वापस सीबीएसई मेल भेज देती है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? अब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो हम मान लो 9th में या 11th में हमने एलओसी भेजी थी अपने स्टूडेंट की, और जब हम उसकी 10वीं या 12वीं में एलओसी आती है, यानी पेपर देने के लिए जो हम उसकी फ़ीस भरते हैं, तो उसमें केवल उतनी ही लाइन एक्सेल फाइल में खुलती हैं जितने हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। सपोज करिए मान लो आपके 278 विद्यार्थी थे 9th क्लास में, और अब आप 10वीं में 4 बच्चे और ऐड कर लिए हैं, तो अब आपको वो 4 लाइन नहीं खुलेंगी जब तक सीबीएसई परमिशन नहीं देगी। और वो सीबीएसई परमिशन तब देती है लगभग सितंबर के महीने में, जब तक एलओसी की जो ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है वो नज़दीक आ जाती है। उसी दौरान कई बार तो ये होगा कि आज ही क्लोजिंग डेट है और आज ही लास्ट मोमेंट पे लगभग आधा दिन गुजर जाने के बाद सीबीएसई ने आपको परमिशन ग्रांट की है, तब जाके आप उन बच्चों की एलओसी फिलअप कर पाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट एडमिशन के केस में पिछले साल उसके रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट हमने वहाँ पर उसके पिछले स्कूल में थे वही खुलेंगे,
और हमने जल्दबाजी में लास्ट डेट होने के कारण उसको वहाँ पर सबमिट कर दिया, तो उसमें कई बार एरर भी होती है। तो जैसे ही परमिशन ग्रांट हो तो सबसे पहले आप विद्यार्थी के हर डिटेल को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे और तब ही उसको लॉक करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव ये होता है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट ऑलरेडी जिनका हम एलओसी डाटा पूरा कर चुके होते हैं उनका भी, और जो डायरेक्ट एडमिशन के केस है उनका सबका जो डाटा है वो एक साथ ही सबमिट होगा। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इसलिए जो भी साथी 10वीं 12वीं में अपने विद्यालयों में किसी कारण से, जेन्युइन कारण से 10वीं 12वीं के स्टूडेंट का एडमिशन करना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी से ये प्रोसेस पूरी करें। इससे रिलेटेड और जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो की जो रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, वो जो हमारे पुराने केसेस रहे हैं वो यदि आपकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मदद कर पाएंगे, तो जो आपकी मदद करने वाले डॉक्यूमेंट हैं मैं ज़रूर इसमें लगा दूंगा। सीबीएसई की तरफ से जो जो हमने ये प्रोसेस की है, तो हमारा 3-4 साल का अनुभव है इस मामले में, तो हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे साथी इन केसेस को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, कहीं से मदद मिल नहीं पाती, तो हम चाहते हैं कि आपको भी इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगी। फिर भी यदि कोई आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिखें, जो भी हर संभव सहायता आपकी है वो हम कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।